जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ नीरज सर। लर्न विथ नीरज सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 प्रिपरेशन के बारे में। यानी कि बिहार बोर्ड क्लास 12 की एग्जामिनेशन 2023 में जो भी बच्चे देने वाले हैं उनके लिए विशेष रूप से आज मैं एक वीडियो लेकर के आया हूँ। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे विषय जो है आज का हम लोग का वो है पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीतिक विज्ञान विषय के बारे में चर्चा करेंगे, जो 2023 के आगामी परीक्षा में परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह होगा आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है लगभग 100 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आगामी 2023 में आने वाले एग्ज़ाम है, जो क्लास 12 की उनमें पूछे जाने वाले ये महत्वपूर्ण सवाल होंगे। तो आप लोग जो है इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे, तथा अगर पहली बार जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप लोग जो है ये मेरे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे तथा इस पर प्यारा सा कमेंट करेंगे। तथा आप लोग जो है इस यूट्यूब चैनल यानी कि ये यूट्यूब चैनल जो है लर्न विथ नीरज सर, इस यूट्यूब चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो जो है आप लोग के लिए बनाए जाते हैं। तत्काल जो है हम लोग आज चर्चा करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान से लगभग 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रश्नों के बारे में। तो आज की इस वीडियो में आप लोग जो है बने रहेंगे। वैसे विद्यार्थी जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 12th का, तो उनके लिए कुछ दिशा निर्देश दिए हुए होते हैं। इस दिशा निर्देश यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 से 7 तक कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है कि जिस तरह से हम जो है एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सभी किसी को लगभग पता होता है, चूँकि 12th का एग्जामिनेशन जो होता है वो 10th के बाद होता है, और 10th में यही सारे निर्देश दिए हुए होते हैं जिसके बारे में हम लोग पहले ही जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो ज़्यादा इन सभी बातों पे समय न लेते हुए सीधा हम लोग चलते हैं आज की इस वीडियो के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। यहाँ पे कुछ निर्देश दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको हम लोग गौर से देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्रश्न 1 से 100 में से केवल 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का चयन करें। यानी कि हमारे पास जो है लगभग 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं हमारे इंटरमीडिएट के पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन मिलेंगे, और इसमें से हमको केवल जो है 50 क्वेश्चन के बारे में ही हम लोग को जानकारी हासिल करनी है, यानी इसी का केवल हमको उत्तर देना है। यानी कि 100 प्रश्नों में से जो 50 प्रश्न हमारा ऐसा लगता है कि हम उसके बारे में जानते हैं, तो उसी का हमको आंसर देना है। हमको 100 के 100 प्रश्नों का आंसर नहीं देना है, चूँकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होता है, इसमें आपको 50 मार्क्स ही प्राप्त हो सकते हैं। फिर कह रहा है कि चुने गए प्रश्न के सही विकल्प को चिन्हित करके OMR शीट आंसर शीट में रंजित कर, यानी उसमें भर देना है। तो देखिए प्रश्न पूछेगा 100, लेकिन हमको जवाब देना है मात्र 50 का ही। तो अब शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम लोग पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कहता है कि ध्यानपूर्वक देखेंगे। ये पहला प्रश्न, राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है। तो जो राज्यसभा होता है उस राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? तो इस प्रश्न का आंसर दिया है, यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति, यानी कि लॉक करते हम ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो होता है उपराष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्तों। तो ये कह रहा है कि भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है, ठीक है। राजनीतिक दल के बारे में बात हो रही है। तो भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि एक दलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी द्विदलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी बहुदलीय व्यवस्था, तथा ऑप्शन नंबर डी एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था। तो भारत की जो राजनीति में जो है अगर हम लोग देखा जाता है तो यहाँ पर बहुदलीय शासन व्यवस्था लागू होता है। तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बहुदलीय व्यवस्था, यानी कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था लागू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन थे। तो प्रश्न संख्या 3, नागा नेशनल काउंसिल के नेता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए अगाथा संगमा, ऑप्शन नंबर बी PA संगमा, ऑप्शन नंबर सी लाल देंगा और ऑप्शन नंबर डी अंगापी जापू फीजा।
तो प्रश्न संख्या 3 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को हम लोग लॉक करते हैं, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी कि नागा नेशनल काउंसिलिंग का नेता कौन थे, तो इसके नेता थे अंगापी जापू फिजा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ था। देखिए, शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि दो देशों के बीच, दो या दो से अधिक देशों के बीच यह युद्ध होता है, और ये आमतौर पर बात विचारों से होता है। तो कह रहा है कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ, तो शीत युद्ध का अंत जो होता है कब होता है, हुआ है 1991 ईस्वी में। डायरेक्ट हम लोग आंसर पे चलते हैं, 1991 ईस्वी में शीत युद्ध का अंत हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि शीत युद्ध के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। शीत युद्ध की बात हो रही है, अभी मैंने इसके बारे में कुछ बतलाया। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, दो महाशक्तियों के बीच विचारों की होड़, ये चीज़ तो होती है, यानी कि शीत युद्ध में जो होती है दो महाशक्तियों के बीच बात विचारों का होड़ होता है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं कि अमेरिका, सोवियत संघ और उनके मित्रों के बीच प्रतिस्पर्धा, ये चीज़ भी है। जो शीत युद्ध जो हुआ था, अमेरिका, सोवियत संघ और उनके कुछ मित्र देशों के बीच झगड़ा हुआ था, प्रतिस्पर्धा हुआ था, यानी कि बातचीत, वाद विवाद हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, सशस्त्रीकरण की होड़, यानी कि यहाँ पर देखा जाता है, तो यहाँ पे जो है सशक्तिकरण की जो है होड़, ये भी हुआ था। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित थे। तो केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ही युद्ध में सम्मिलित नहीं थे, बल्कि इसके अलावा भी और भी महाशक्ति जो है इस युद्ध में शामिल थे। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि शीत युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि G77 आशय दुनिया के किन देशों से है। तो G77 जो है वो इसका आशय किससे है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकसित देशों से, यानी कि G77 का आशय जो है दुनिया के विकसित देशों से है। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए कम से कम समय में हम लोग जो है बहुत से प्रश्नों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न आता है, ये अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। ठीक है, तो सोवियत संघ का विघटन जो है प्रश्न संख्या 7 का आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए, 25 दिसंबर 1991 को जो है सोवियत संघ का विघटन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे। तो पूरे विश्व के राजनीति के जो दो ध्रुव थे वो कौन कौन थे, तो यहाँ पे हम लोग जान सकते हैं कि जो है विश्व राजनीति के जो दो ध्रुव थे वो अमेरिका और सोवियत संघ थे, यानी कि रूस और अमेरिका ही जो थे ये दोनों महाशक्तियाँ थी, और विश्व राजनीति के ये दोनों ध्रुव के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी लॉक करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे है। तो लेनिन जो है उसका संबंध किस देश से है, प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन देखते हैं, सोवियत संघ से है, अमेरिका से है, ब्रिटेन से है या फिर जर्मनी से है। तो लेनिन का संबंध जो है वो किससे है, सोवियत संघ से है। इसका 9 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, स्टालिन संविधान कब लागू हुआ था। तो स्टालिन संविधान जो है वो 1936 ईस्वी में लागू हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो पोलैंड में जो है ये सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेच वलेसा। लेच वलेसा ने पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए ना चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 12, किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव दिया था। तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सामरिक भागीदारी का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा था। तो 1991 के सोवियत संघ के विघटन के बाद जो है वो अमेरिका जो है एक ऐसा देश था जो महाशक्ति के रूप में उभरा था। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शॉक थेरेपी को अपनाया गया। शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया।
तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1990। 1990 में शॉक थेरेपी को अपनाया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? यानी कि वह कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बराक ओबामा। यानी कि बराक ओबामा जो थे उनको वो जो थे अमेरिकी राष्ट्रपति थे और उनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि कुवैत को किस राज्य के अवैध चुंगल से मुक्त कराया गया था? यानी कि कुवैत जो है एक देश है, उसको किस देश के अवैध चुंगल से अलग कराया गया था? तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इराक से। यानी कि कुवैत को इराक राज्य के अवैध चुंगल से मुक्त कराया गया था। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि किस राज्य में मदरसे चल रहे हैं जहां तालिबान को आतंकवाद का प्रशिक्षण दिया जाता है? ये बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। यानी कि वह कौन सा देश है जहां पर मदरसे चल रहे हैं और तालिबान को आतंकवाद का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। इसके बारे में तो सब कोई कंफर्म होंगे कि पाकिस्तान ही एक ऐसा जगह है, एक ऐसा देश है जहां पर मदरसे में तालिबानों को आतंकवाद का प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला प्रश्न, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया था? तो बात हो रही है 2003 की, और 2003 में अमेरिका जो है किस देश पर हमला किया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इराक। यानी कि 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया था। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 19 कि समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुई है? तो समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था जो है वो किस देश में स्थापित हुई है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा चीन। यानी कि समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था जो है वो चीन में स्थापित की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश गाजर व छड़ी की नीति का अनुकरणकर्ता कहलाता है? ठीक है, तो कौन सा देश गाजर व छड़ी की नीति का अनुकरणकर्ता कहलाता है? तो प्रश्न संख्या 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। चीन को गाजर व छड़ी की नीति का अनुकरणकर्ता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान क्या है? एक संगठन है, और उस आसियान का सदस्य कौन सा देश नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन देखिए, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और श्रीलंका। तो 21 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि श्रीलंका जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य है? तो यहाँ पे 21 में पूछा है कि आसियान का सदस्य नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो आसियान का सदस्य है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है वो आसियान का सदस्य है। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 23 पर। प्रश्न संख्या 23 पे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? फिर से वही क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत जो है वो भी आसियान का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न संख्या 24, दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुआ था? जब दक्षिण एशियाई देशों के बारे में बात किया जाता है तो वह कौन सा देश है जहां पर सबसे पहले सैनिक शासन लागू किया गया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो पाकिस्तान में जो है सबसे पहले सैनिक शासन व्यवस्था को लागू किया गया था। आगे चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 क्या कहता है कि दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है? दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान जो है वो दक्षिण एशिया में एक धर्म सापेक्ष राज्य है। प्रश्न संख्या 26, 2014 में भारत चीन संबंध सुधारों की ओर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की थी? तो 2014 में सबसे पहले हमको ये जानना है कि 2014 में हमारे देश में जो है राष्ट्रपति कौन, प्रधानमंत्री कौन बने जो भारत और चीन के संबंधों को सुधार के बारे में बात किया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। आगे देखते हैं
प्रश्न संख्या 27 कि चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार नीति को कब अपनाई। तो पूरे विदेश में व्यापार करने के लिए चीन ने खुले द्वार नीति कब अपनाई, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1978 में। 1978 में चीन ने व्यापार हेतु खुले द्वार नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है वो कहाँ है, वाशिंगटन में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि CTBT प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया था। तो CTBT पुरस्कार जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1966 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो देखिए न्यायालय जो होता है, राष्ट्रीय न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है, राज्य स्तरीय न्यायालय होता है या फिर डिस्ट्रिक्ट स्तरीय न्यायालय होता है। लेकिन यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात होती है जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधी मामलों की सुनवाई की जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो वो हेग में है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क जो देश है उसके सदस्य नहीं है। सार्क में सबसे पहले हम लोग जान लें कि 8 देश शामिल है और कह रहा है कि उसमें से कौन सा ऐसा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि थाईलैंड जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, फिर से अगला देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि दक्षिण एशियाई संगठन जो है उसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, VVI क्वेश्चन, काठमांडू। काठमांडू जो है वो सार्क का मुख्यालय है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 33 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना किसने की थी। तो संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना जो है FD रूजवेल्ट ने की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न संख्या 34 किस गैर सरकारी संगठन को तदर्थ मान्यता कौन दे सकता है, यानी कि किसी गैर सरकारी संगठन को तदर्थ मान्यता कौन दे सकता है। तो प्रश्न संख्या 34 का आंसर हो जाएगा महासचिव, यानी कि महासचिव जो है वो किसी भी गैर सरकारी संगठन को तदर्थ मान्यता दे सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 35 क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसके बारे में। कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है, यानी कि विश्व व्यापार संगठन जिसको WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो कह रहा है कि किस संगठन का उत्तराधिकारी है। तो प्रश्न संख्या 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। कौन सा, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। अगला प्रश्न 36 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। ये तो सबको जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है स्थापना 1945 में हुई थी। आगे देखते हैं 37 भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब पारित किया गया था, कब किया गया था। ये भारत द्वारा जो है दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1998 ईस्वी में भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया गया था। अगला उपनिवेशवाद पदबंध किससे गढ़ा। 9 उपनिवेशवाद पदबंध जो है वो किससे गढ़ा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घाना के एन क्रुमाह से। घाना के एन क्रुमाह से। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 39 शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो शांति निर्माण की विधि का प्रबंध जो है या प्रयोग जो है सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, कांगो के गृह युद्ध में। देखिए कांगो के गृह युद्ध में जो है सबसे पहले जो है शांति निर्माण की विधि का प्रयोग किया गया था। अगला भारत का वायु प्रदूषित नगर कौन सा है। तो भारत में सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण किस नगर में है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुंबई में भी है, कोलकाता में भी है और कानपुर में जो है वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 41 निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है, यानी कि कौन सा है जो वो पर्यावरणविद नहीं है। तो देखिए सुनीता नारायण ये तो पर्यावरणविद है, मेधा पाटेकर यह भी है,
RK चौधरी ये भी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है वो क्या है, एक पर्यावरणविद नहीं है, बल्कि यह क्या है, एक नेता है, एक नेता है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। आगे चलते हैं, फिर देखते हैं कि वैश्विक ताप वृद्धि में किस देश को सबसे अधिक खतरा है, यानी कि जिसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग से जो है किस देश को सबसे ज़्यादा खतरा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालदीव जो है इसको ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज़्यादा खतरा है। आगे चलते हैं 43 कि किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया था। किस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर जो है भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना किया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिवारी कमेटी के रिपोर्ट के बाद जो है भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग को स्थापित किया था। अगला प्रश्न 44 कह रहा है कि वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर देखिए पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा, तो वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना, ये जो है वैश्वीकरण जो है सिर्फ आर्थिक परिघटना है, यह जो है कथन सही है। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी 44 प्रश्नों का आंसर जाना। अब हम आगे चलते हैं, वीडियो में आप लोग बने रहें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वीएस नायपाल कौन थे। तो वीएस नायपाल जो है एक नोबेल पुरस्कार विजेता थे, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो विश्वव्यापी आर्थिक संगठन जो है वो किस संकट जो है किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1929 में। आगे देखते हैं 47 कि नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है। तो नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व जो है वो है किसको, राज्यसभा के प्रस्ताव का। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत जो है वो जो है निम्नलिखित में से किस तत्व पर सबसे ज़्यादा बल देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 48 का ए, यानी कि विवेक मतलब बुद्धि। आगे हम चर्चा करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। यानी कि वैसे व्यक्ति जो जेल में बंद हैं उनको संवैधानिक अधिकार दिया गया है, वो किस अनुच्छेद में लिखा गया है या फिर कहा गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 22 में जो है कहा गया है कि जो भी बंदी व्यक्ति है उनको संवैधानिक अधिकार दिए जाने चाहिए, दिए गए हैं। आगे चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 50 कि विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। तो विधान परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं उनको सभापति कहा जाता है, स्पीकर कहा जाता है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं 51 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है। तो मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान के द्वारा जो है हमें एक मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसका अभिरक्षक कौन करता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारे मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक करता है। आगे, भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था, यानी कि भारत में सबसे पहले नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा मद्रास में जो है भारत में सबसे पहले नगर निगम स्थापित किया गया था। आगे चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 क्या कहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना को ही जो है भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना। आगे चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो हमारे भारतीय संविधान में जो है हमें यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमारे भारतीय संविधान में हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, 7 मौलिक अधिकार पहले मिला था जिसमें एक संपत्ति का अधिकार था जिसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। तो अब 7 नहीं बल्कि 6 मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं। यहाँ पे हमारा देखिए इस प्रश्न का जो चारों का चारों ऑप्शन है बिल्कुल गलत है। आगे हम चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 55, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है वो कौन होता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरपंच। देखिए ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो सरपंच होता है। अगला प्रश्न, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था। तो भारत में चुनाव आयोग का गठन जनवरी 1950 में हुआ था। आगे चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 57, भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया था। तो भारत का संविधान जो है वो
वर्ष 1949 में अंगीकृत किया गया था, लेकिन लागू कब हुआ था? 1950 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न, मिजोरम किस वर्ष भारत संघ का राज्य बना था? मिजोरम जो है वो किस वर्ष जो है भारत संघ का राज्य बना था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सन 1987 में। आगे चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 59, किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य की सीमा कितनी होती है? देखिए, किसी भी राज्यसभा के जो विधान परिषद होता है उसमें अधिकतम कितने सदस्य जो हैं वहाँ पे रह सकते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 500 सदस्य लगभग जो है विधानसभा में रह सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 61, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है? देखिए, भारत की जो राष्ट्रपति है अगर तुलना से देखा जाए तो किसके समान माना जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रिटिश महारानी, यानी कि ब्रिटेन की महारानी के समान भारत के राष्ट्रपति को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, कि भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादक कौन है? भारत को एक एकात्मक राज्य माना है और इस विचार को किसने प्रतिपादित किया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा केसी व्हीलर, यानी कि ये केसी व्हीलर जो है उन्होंने ही कहा है कि भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी कि विधान परिषद में अगर कोई सदस्य निर्वाचित होना चाहता है तो उनकी आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कम से कम 30 वर्ष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है? तो देखिए, कानूनी न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, तीनों के तीनों न्याय है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यानी कि संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य जो प्रस्ताव जो है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है, तो राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो किसके द्वारा निर्वाचित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे चर्चा करते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति के निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? तो 66 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायत समिति के को शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न, कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा जाता है? तो कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला जो है वो किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री को कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला कहा जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? राज्यों के शासन में केंद्र का अभिकर्ता किसे कहा जाता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल को। ठीक है, राज्यपाल को जो है राज्यों के शासन के केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है और देश में राष्ट्रपति को कहा जाता है। आगे देखिए अगला प्रश्न 69, राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं? तो जो भी राजनीतिक दल होते हैं उनको चुनाव चिन्ह बांटा जाता है, तो किसके द्वारा जो होता है इनको चुनाव चिन्ह बांटा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुनाव आयोग के द्वारा जो है उनको चुनाव चिन्ह बांटा जाता है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही हल्का क्वेश्चन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो भारत के राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति थे, जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 71, कि किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया था? इसको भी हम लोगों ने चर्चा किया है। 71 नंबर प्रश्न जो है इसको हम लोगों ने चर्चा किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ही भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, राज्यसभा की बात हो रही है तो राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 में, यानी कि पंचवर्षीय योजना में 5 वर्षों के लिए योजना बनाया जाता है और उस योजना पर काम किया जाता है, जो सबसे पहले 1951 ईस्वी में हुई थी। अगला,
योजना आयोग कौन सा निकाय था? तो योजना आयोग जो है वह कौन सा निकाय था? तो इसका आंसर हो जाएगा गैर संवैधानिक यानी कि नॉन गवर्नमेंटल जो था ये योजना आयोग एक निकाय था। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 75। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो है वो किए थे हमारे नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर बी। अगला, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा जो है इंदिरा गांधी ने दिया था। जब बीजेपी जो है सत्ता में थी और बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए और अपना सत्ता स्थापित करने के लिए इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। आगे चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 77। योजना आयोग को भंग कौन कर सकता है? तो योजना आयोग को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो होती है नीति आयोग के पास, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आगे देखते हैं योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में हुई थी। इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासन काल में हुई थी? तो मनरेगा कार्यक्रम की जो है शुरुआत वो मनमोहन सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री थे उनके शासन काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में विदेशी नीति का संचालक कौन थे? ये भारत में विदेशी नीति के संचालक कौन थे? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं थे, बीपी सिंह नहीं थे और यशवंत सिंह भी नहीं थे, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन कि किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया था? यानी कि पंचशील जो है एक नीति तैयार की गई थी, उसका उल्लंघन किसने किया था? तो प्रश्न संख्या 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि चीन ने जो है भारत पर आक्रमण कर पंचशील जो बनाया गया था, एक नियम बनाया गया था, उसका उल्लंघन किया गया था। आगे चर्चा करते हैं अगले प्रश्न कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में ईस्वी में कौन से समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था? तो 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर बातचीत हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी शिमला समझौता। अगला प्रश्न बढ़िया क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो मैकमोहन रेखा जो है वो चीन और भारत को अलग करने वाली रेखा है और यह कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैकमोहन रेखा कहाँ है? वो अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन कि ताशकंद समझौते पर 10 जनवरी 1966 को किनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? यानी कि ताशकंद समझौता हुआ था तो 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1975 ईस्वी में आपातकालीन की घोषणा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति का नाम? तो 1975 में जो है नीलम संजीव रेड्डी ये भी नहीं थे, जाकिर हुसैन भी नहीं थे और ज्ञानी जैल सिंह भी नहीं थे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? यानी कि भारत में अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाना है तो किस अनुच्छेद के तहत इसको लगाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 352। अगला 1971 में आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? तो 1971 की जब आम चुनाव हुई थी तो उस समय इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? तो वो नारा था गरीबी हटाओ। इसके बारे में हम लोग ऊपर चर्चा किए हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया था? कि भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही का विचारधारा का समर्थन किसने किया था? तो हमारी प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 जनवरी 1897 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जनपद संघ के संस्थापक कौन थे? तो जनपद संघ के संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला, भाखड़ नांगल परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो भाखड़ नांगल परियोजना जो है वो सतलज नदी पर है, ऑप्शन नंबर सी इसका भी आंसर हो जाएगा। आगे चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पे, भारतीय संसद में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दी गई है? तो
मांग की गई है? भारतीय संसद में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33% जो है अधिकार आरक्षण मांगने की प्रावधान रखी गई है। अगला, पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई है? तो पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल में। आगे, कि क्षेत्रवाद का कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद का कुपरिणाम क्या है? तो क्षेत्रवाद का कुपरिणाम है ऑप्शन नंबर बी, अलगाववाद। अगला, सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? तो सिक्किम जो है भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? 95 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1975 ईस्वी में। अगला 96, किस भारतीय राज्य का अपना खुद का संविधान है? तो ये सब कोई जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वहाँ अपना खुद का संविधान है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता, ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी, क्षतिपूर्ण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी, संसद सिद्धांत में के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती। और ऑप्शन नंबर डी, बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम। तो प्रश्न संख्या 97 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती है। आगे चर्चा करते हैं, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% का आरक्षण दिया गया था? यानी कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% का अधिकार सबसे पहले किस राज्य में दिया गया था? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार ही एक ऐसा प्रथम राज्य था जहां पर महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया था। आज की इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध कितने समय तक चला था? तो द्वितीय जो दूसरी विश्व युद्ध हुई थी वो कितने समय तक चला था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 6 वर्ष तक, यानी कि 1939 से शुरू हुई थी, 1939 में शुरू हुई थी और 1945 तक चली थी, तो 6 वर्षों तक। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 100वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भारत। भारत जो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने आज इस वीडियो में 100 प्रश्नों के बारे में चर्चा किया था। तो इस तरह से और भी बहुत सारे वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। और आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो पर प्यारा सा कमेंट करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें।